सो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा पॉज के अंदर। आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपके पर्दाफाश करने वाले हैं चार्जबैक के ऊपर। तो जी हाँ गाइस, चार्जबैक जो होता है वो क्या होता है, कैसे इससे डील किया जाता है, किन किन कंडीशंस में जो है वो चार्जबैक आता है, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज अपने इस सेशन के अंदर। तो बेसिकली जानते हैं कि चार्जबैक होता क्या है। देखिए, चार्जबैक जब होता है उसके अंदर तीन चीज़ जने जो है इन्वॉल्व होते हैं। एक जिसके पास कार्ड जो लेके गया है वो, एक जो कस्टमर जहाँ पे आपने कार्ड स्वाइप किया है वो, और एक इशूइंग बैंक जिसने कार्ड इशू किया है। ये तीन लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है कि चार्जबैक आता किन कंडीशन के अंदर है। तो गाइस, हम आपको क्लियर करते हैं। देखो, चार्जबैक के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और आप उसकी क्वालिटी से जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो डैमेज कंडीशन में मिला है। उसके अलावा जैसे चार्जबैक उस कंडीशन में भी आता है कि आपको रेट जो है वो कुछ और कोड करी गई है और आपको डिलीवर हुआ है वो उस वक्त जो है वो आपका रेट कुछ और उसके अंदर प्रिंटेड है। तो बेसिकली ये डिस्प्यूट होता है कार्ड होल्डर और जो जहाँ पे आपका मशीन लगा हुआ है या जहाँ जो आपका मर्चेंट है, जो मर्चेंट प्रीमाइसेस है जहाँ पे आपका पॉस मशीन पे आपने ट्रांजेक्शन किया, उनके बीच के अंदर। तो गाइज, आप जानते हैं कि देखो, चार्जबैक की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है कि जैसे आपको रेट कुछ और कमिट किया गया लेकिन आपका जो डेबिट किया गया वो कुछ और अमाउंट किया गया, रेट आपको जो है वो कुछ और कोड किया गया है, और प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंटेड जो रेट है वो उसके अंदर वेरिएशन है कि मे भी हो सकता है कि वो रेट जो है आपसे जो चार्जेस लिया गया है उससे कम रेट जो है उसकी है। उसके अलावा जो बेसिकली जो आपका ऑनलाइन जो प्रोडक्ट आते हैं जहाँ पे से आपने ऑनलाइन कोई परचेज किया और उस वक्त आपको जो है वो डैमेज कंडीशन में मिलता है, तो बहुत सारे रीजंस जो होते हैं चार्जबैक के अंदर। तो हम लोग अभी बात करते हैं कि चार्जबैक के अंदर आपको करना क्या होता है। बेसिकली देखिए, आपको जो आपका एक्चुअली कार्ड होल्डर जो है इस वो होता है हमेशा पावरफुल और भगवान इसके अंदर। जब कार्ड होल्डर आपके यहाँ पे जो आया है तो वो अपने इशूइंग बैंक, जिस भी बैंक से उसका कार्ड इशू हुआ है, वहाँ पे वो एक कंप्लेंट रेज कराएंगे कि ये ट्रांजेक्शन जो है मैं इस पे डिस्प्यूट रेज कर रहा हूँ। डिस्प्यूट जो है वो काफ़ी सारे रीजन्स के ऊपर हो सकते हैं, तो हम बेसिकली आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या प्रोसेस करना होता है। आपका जो कार्ड होता है उसके पीछे एक कॉल सेंटर का नंबर दिया गया होता है। आई होप आपने देखा होगा 18 करके नंबर होता है, या उस पर आपका एसटीडी कोड के साथ में एक नंबर होता है। आपको सिंपल करना क्या होता है, जब आप इस डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं तो आपको उस इशूइंग बैंक, जिस बैंक ने आपको कार्ड इशू किया है, उस पर आपको सिंपल सा एक कॉल करना होता है और उस ट्रांजेक्शन की तमाम डिटेल जो है वो आपको बतानी होती है। प्लस जो आपके साथ में फ्रॉड हुआ है या आपके साथ में जो डिस्प्यूट हुआ है वो आपको कॉल सेंटर टीम को जो है वो पूरा अपडेट करना होता है। वो आपसे सर्टेन इन्फॉर्मेशंस जो है वो लेते हैं कि आप जेन्युइन मतलब आप कार्ड होल्डर है या नहीं। तो वो आपसे जो उनके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया या आपका एड्रेस वगैरह है वो आपसे वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में आपकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर होती है। जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है वहाँ पे, तो आपको एक डॉकेट नंबर इशू होता है जो आपको लिखने के लिए भी बोला जाता है, प्लस आपके मोबाइल पे एक एसएमएस भी आता है। तो यहाँ से इस तरह से आप जो है वो डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे डिस्प्यूट आप रेज करते हैं तो कार्ड होल्डर इसका 90 डेज का जो है वो टाइम होता है इसके अंदर कि भाई आपने डिस्प्यूट रेज किया है तो कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि कार्ड होल्डर जब इशूइंग बैंक जिसको कार्ड इशू कर रहा है उसके लिए वो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है रादर देन कि जो एक्वायरिंग बैंक है। तो वो कस्टमर की पूरी डिटेल जो है वो सुनता है, उसके बाद में चार्जबैक के लिए वो प्रोसेस के लिए फाइट करता है। अब आता है कि यदि आप कार्ड होल्डर नहीं है, आप कस्टमर हैं जिनके यहाँ पे पॉस का मशीन लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप जैसे उन्होंने डिस्प्यूट रेज किया तो वो डिस्प्यूट आपके पास रेज होगा आपके एक्वायरिंग बैंक से। जी हाँ गाइस, जो जिस बैंक का मशीन आप यूज़ में ले रहे हैं उस बैंक से आपको जो है वो क्वेरी रेज होगा। मे भी हो सकता है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है या आपने ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस किया है उसके ऊपर डिस्प्यूट आया। तो नेचुरल है कि जब आप
मशीन लेके बैठे होंगे, आपके पास में बिल बुक भी होगी, तो आपका सबसे पहला काम आपको हमेशा क्या करना होता है कि जो आप बिल काट रहे हैं उसके ऊपर कार्ड होल्डर जो भी कार्ड लेके आए हैं उनका सिग्नेचर जो है वो कंपलसरी होता है। क्योंकि पहले ये था कि चार्ज स्लिप के ऊपर सिग्नेचर हुआ करते थे, पिन वेरीफाई नहीं हुआ करते थे। उस केस में कस्टमर जो जो कार्ड होल्डर जो है वो डिस्प्यूट रेज करता था कि मैंने वो ट्रांजेक्शन नहीं किया, मैं आई जस्ट वांट टू सी माय सिग्नेचर ऑन सिग्नेचर पैनल। तो वो सिग्नेचर देखने के बाद में कैसे कुछ होता है कि परचेसिंग खूब करते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता कि कौन सी परचेसिंग करी, तो इस केस में भी डिस्प्यूट आते थे। लेकिन अभी जब से पिन नंबर वेरीफाई होने लगे हैं तब से वो डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो अभी सिंपल सा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है वो कंप्लीट रखने हैं। इस कंडीशन के अंदर जब आपके पास में डॉक्यूमेंट सारी चीज़ अवेलेबल होगी तो आपके पास फेवर देखा जाएगा कि आपका फेवर किसके पलड़े में जो है वो ज़्यादा चीज़ भारी है। सपोज कीजिए कि आपके पास में आप एक जेन्युइन जो है सप्लायर है, जेन्युइन तरीके से आपने बेचा है, उसके बाद जाके प्रोडक्ट जब उनको डिलीवर हो गया है जो कार्ड कस्टमर को, या उसने उसको यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद में उस पर डिस्प्यूट रेज करता है, तो जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में अवेलेबल हैं, जो आपके पास चार्ज स्लिप की कॉपी है, प्लस आपके पास में यदि 5000 से ऊपर आप ट्रांजेक्शन लेते हैं इंटरनेशनल पे, तो आपके पास में उसका वीज़ा जो भी वो पासपोर्ट की कॉपी प्लस वीज़ा की कॉपी आपके पास में मैंडेटरी होता है इसके अंदर। तो यदि डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल है, कोई माइका लाल आपको चार्जबैक नहीं दे सकता। चार्जबैक आता है तो आप चार्जबैक आपके फेवर में ही आएगा। यदि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है तो मे भी हो सकता है कि आपका केस जो है वो बैंक फाइट करेगा। बैंक यदि उसके ऊपर विन होता है तो आपको पैसा वापस क्रेडिट हो जाएगा, यदि आपका बैंक ने उसका पैसे को डेबिट किया है तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको जानने बहुत ज़रूरी होती है कि आपको ट्रांजेक्शन जो है वो हमेशा जेन्युइन तरीके से करना है। फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन आप करोगे तो नेचुरल है कि चार्जबैक आएगा। तो चार्जबैक के पहले सबसे पहले यदि बैंक आपका अकाउंट को डेबिट करता है, यदि आप कस्टमर हैं, वो कार्ड होल्डर अपना मशीन लेके आप बैठे हैं, तो पहले आपको बैंक से पूछना होगा रीज़न। क्योंकि नॉर्मली जो नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आपका पेटीएम हो गया या ये भारत पे हो गया, ये लोग के पास में आपका अकाउंट एक्सेस होता है। जब आप अपने वॉलेट को रजिस्टर करते हैं तो आप उनको अपना अकाउंट एक्सेस का पूरा वो देते हैं राइट्स, तो वो आपके अकाउंट को कभी भी जो है डेबिट कर सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है, ये गाइस यही सबसे मेन फ़र्क होता है कि आपका यदि आप किसी बैंक के साथ में जुड़ते हैं तो आपको चार्जबैक से पहले पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बैंक की तरफ से आता है कि ये रीज़न की वजह से आपका डिस्प्यूट रेज हुआ है, बताइए आपके पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं है। जबकि नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो जैसे ही चार्जबैक रेज किया वैसे ही आपके अकाउंट को डेबिट कर लेती है सेफ्टी फीचर के लिए कि आपका कल को आप यदि वो केस हार जाते हैं या आपका फॉल्ट निकलता है तो वो पैसा कहाँ से रिकवर करेंगे, तो वो पहले से अपने आप को सेव करके चलते हैं। जबकि जो बैंकिंग के साथ में आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे हमने जैसा पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे आपका रेंटल ज़्यादा होता है, आपका एमडीआर ज़्यादा होता है, लेकिन सेफ्टी और आपको जो आपका चार्जबैक वगैरह जो रेज होता है उसके अंदर बैंक हमेशा आपके साथ में खड़ा होता है। आप जब बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो मैनेजर से लेकर उसका पूरा स्टाफ आपको जानता है, जबकि नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंपल आप डिपेंड होते हैं कॉल सेंटर्स के ऊपर। तो जब तक आपका अच्छा चलता है तब तक सब कुछ बढ़िया चलता है, आपको भी लगता है कि इतनी कम रेट्स के अंदर आपको मशीन भी मिला है, इतनी कम रेट्स में आपको सर्विसेज भी मिल रही है। लेकिन जब आप कहीं फंसते हैं ना तभी आपको समझ में आता है। तो हमने तो ऐसे ढेरों केस देखे हैं जहाँ पर नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ने के बाद में जब कस्टमर को डेबिट पहुँचता है, जब उनको चार्जबैक पहुँचता है, तो वो भागे भागे जो है वो हमसे क्वेश्चन करते हैं या हमसे जो है वो प्रोसेस जानते हैं कि कैसे इसको जो है वो डील किया जाए। क्योंकि गाइस क्वालिटी यदि आप लेते हैं, किसी भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे यदि क्वालिटी सर्व है तो नेचुरल है उसका प्राइस जो है वो ढाबे से ज़्यादा ही होगा। तो नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक ढाबे की तरह ही ट्रीट करते हैं कि वो उसके यहाँ पे सब कुछ को सलाम है, तो बड़ा होगा छोटा होगा तब भी रेट्स उनकी मतलब नॉमिनल होती है।
लेकिन यदि आप अच्छी किसी सोसाइटी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अच्छी ब्रांडिंग के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो उसका पे आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, लेकिन आपको आपका सब कुछ चीज़ वहाँ पे सिक्योर रहता है। तो चार्जबैक से रिलेटेड आपके कुछ भी कंसर्न होते हैं, आप हमसे जो है वो मैसेज बॉक्स में मैसेज करके भी पता कर सकते हैं, या मुझे ईमेल भी करके आप पता कर सकते हैं कि इस चार्जबैक को कैसे फाइट किया जाए। तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, आपको आपका पैसा वापस दिलाने में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वाइप कीजिए मेरा पॉज चैनल। तो मेरा पॉज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप भी फुल नॉलेज लेकर जो है वो मार्केट में उतरे, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ बुद्धू ना बना सके। तो यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल का, कि मेरे लिए कार्ड होल्डर भी वही है, और कस्टमर जो आप मशीन लेके बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्ड होल्डर के पास में पावर ज़्यादा है, लेकिन यदि आपके पास में नॉलेज होगी तो वो पावर जो है वो आपको टच भी नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच।